अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कल हम एक फार्मर के साथ थे, बड़ा कुछ सीखने का मौका मिला, कैसे लोग पैसे बनाते हैं और आप लोग कैसे पैसा बना सकते हो, ये मैंने कल सीखा है और मैंने को सोचा कि आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। अमूमन ये चीज़ें मैं आपसे कई सारी हैं जो पहले आपसे वक्तन फ़वक्तन मैं आपसे जिक्र करता रहता हूँ, लेकिन कल मैंने इसका एक अमली नमूना देखा। मैं पाकिस्तान के एक शहर में मौजूद था, एक फार्मर ने मुझे बुलाया और हम वहाँ पे हीफर सिलेक्शन के लिए गए थे। फार्मर के पास 2-3 फार्म्स थे और उसने मुझे बुलाया कि आप उन फार्म्स में से मुझे वच्छियाँ निकाल के दे दो जो अच्छी हैं। अब मेरा बात गौर से सुनिएगा। मैं फार्मर के पास चला गया, फार्मर ने बताया ऐसे ऐसे करके वहाँ पे और वहाँ पे वच्छियाँ सेल हो रही हैं। तो फार्मर का आइडिया ये था कि 9 लाख की गाय जो है वो चूँकि नहीं ली जाती, बहुत महंगी है, उससे बहुत बेहतर है कि हम वच्छियाँ ले लें जो फार्मर सेल कर रहे हैं, वो ज़रा मुनासिब रेट पे मिल जाएंगी। हम 2 महीने अपने पास रखेंगे, उनको गब्बन करेंगे, तो हम ये 9 लाख वाला जो है ना जी, इससे अपनी बचत कर सकते हैं। हम चले गए फार्म पे जनाब, जहाँ पे पहले सेटअप में गए, वहाँ पर गए तो पता लगा जनाब के उस जगह पे, जिस जगह पर हम गए हैं, जैसे ही आप फार्म के अंदर दाखिल होते हैं ना जी, आपको फार्म के अंदर दाखिल होते ही अंदाजा हो जाता है कि फार्म प्रॉफिट में है या लॉस में है। वो कैसे? अगर तो शेड टूटा है, जानवरों के बंकर खराब हैं, बंकरों में रेत नहीं है, जैसे अगर आप ये देखें ये जानवर बैठे हैं, तो आगे आ जाएं, आगे आके दिखाएं, ये बंकरों में जानवर बैठे हैं, रेत पूरी है, वो देखें परली साइड पे, ठीक है जी, सफाई का निज़ाम पूरा है, ठीक है जी। और ये फीडिंग टेबल के अंदर चारा भी पड़ा हुआ है, साइलेज भी खूब लगा हुआ है और जानवरों के आगे अबंडेंस में जो है हर चीज़ मौजूद है, तो आपको सिस्टम चलता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर आपको नजर ये आए कि आपके बंकर जो है उसमें रेत कोई नहीं और आपकी सफाई का प्रॉपर निज़ाम कोई नहीं, और जो आप जानवरों को फीडिंग दे रहे हो उस फीडिंग को भी आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। जैसे जिस फार्म पे हम गए वहाँ पे वच्छियों को कड़ब दी जा रही थी। कड़ब समझते होंगे आपके, ये जो मकई का छल्ली उतारने के बाद जो पीछे टांडा बच जाता है उसको कड़ब कहते हैं, उसका साइलेज बनाया गया था और वच्छियों को दिया जा रहा था। तो हजूरे वाला तकरीबन कोई 50 वच्छियों में से मैंने 4 सेलेक्ट की, और 4 जो सिलेक्ट की तो मैंने फार्मर को ये बताया कि ब्रदर ये भी बी ग्रेड वच्छियां हैं, हम इनको ए ग्रेड नहीं गिनते। कल को ये वच्छियां आपको 9 लाख वाली वच्छियों के बराबर परफॉर्मेंस नहीं देंगी। मैं ये आपको बता रहा हूं कि आप ये वच्छियां सस्ती मिलती है तो ले लें, लेकिन ये 25 से 30 की रेंज में आपको दूध देने वाली होंगी। अगर आप 30 से 40 के बीच में दूध देने की का सोच रहे हैं तो भैया ये नहीं होने वाला। और दूसरा फार्मर ये भी सोचता है कि किसी एक जगह से वो कम से कम एक गाड़ी का माल तो खरीदे, क्योंकि जो किराया है वो तो जानवरों के ऊपर पूरी गाड़ी का ही लगना होता है। तो जनाब अली वहां पे ये मैं आपको लर्निंग की बात बता रहा हूं कि ऐसा नहीं था कि वो वच्छियां अच्छी नहीं थी, उन वच्छियों को चूंकि प्रॉपर खुराक नहीं मिली, वो कड़प पे थी, उनका बॉडी का रिक्वायरमेंट सही से पूरा नहीं किया गया, तो हुआ क्या कि वो वच्छियां साल सवा साल की होने के बावजूद उनके कद छोटे रह गए, उनका वजन कम रह गया। याद रखिएगा, अगर आप किसी जानवर से उसका पूरा पोटेंशियल लेना चाहते हो तो बचपन से लेके पहले सूए तक उसको खुराक का झटका नहीं आना चाहिए। अगर वच्छी आपके पास बहुत अच्छी है, आप हमसे एनवे का सीमन ले जाते हो, बहुत अच्छा टॉप क्लास कैटेगरी का सीमन हमसे आप ले जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो वच्छी पैदा होती है तो आप उसको प्रॉपर दूध नहीं पिलाते। 3 माह की उम्र पे वच्छी का वजन है 60 किलो, 6 माह की उम्र पे वच्छी का वजन है 100 किलो, तो भैया ये जब 3 साल या 4 साल की उम्र में बच्चा देगी तो तब ये आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं देगी। ये आपको मजा तब भी आना है जब इसकी खुराक पूरी रखेंगे और ये 21 से 22 महीने पे या 24 महीने पे या 26 महीने पे आपके पास बच्चा देगी। तो खैर पहले सेटअप में जहां पे गए तो वहां पे जाके मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी अब आप देख लें, फिर फैसला आपका है। तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार ये बी ग्रेड पे तो मैं नहीं जाना चाहता, तो यहाँ से निकलते हैं। फिर हम एक सेटअप और में गए। जब दूसरे सेटअप में गए तो वो सेटअप जो है वहां पर बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं कि फलाने फार्म की जेनेटिक्स कैसी है, फलाने फार्म की जेनेटिक्स कैसी है। देखिए मैं ये तो बता सकता हूँ कि जिस फार्म पे मैं खड़ा हूँ एसबी, इसकी जेनेटिक्स क्या है, या मैं ये बता सकता हूँ HK7 की जेनेटिक्स क्या है, या मैं ये बता सकता हूँ JK डेयरी फार्म की जेनेटिक्स क्या है। क्यों बता सकता हूं? इसलिए कि इनके अपने जानवर हैं, मैं इनके जानवरों को जानता हूं। ये उन जानवरों में सीमन रखते हैं, आने वाले बच्चों में से कुछ रख लेते हैं, कुछ सेल कर देते हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूं,
मैं एक फार्म बना लूं, उस फार्म पे मैं जानवर खरीदूं आगे बेच दूं, जानवर खरीदूं आगे बेच दूं, तो भैया उस फार्म पे कभी बहुत अच्छी जेनेटिक्स भी आ सकती है, कभी दरमियानी जेनेटिक्स भी आ सकती है, कभी बिलो एवरेज जेनेटिक्स भी आ सकती है। डिपेंड करता है कि मैंने फार्म खरीदा कौन सा है, कौन सा फार्म बिका है, किस फार्म से मैंने जानवर लिए हैं, ये उस फार्म पे डिपेंड करता है। तो उस फार्म पे जहां पे जानवर सेल के लिए होते हैं, जिनका काम प्योरली सेल एंड परचेज है, वहां पे भैया आपको जानवर अच्छी क्वालिटी के भी मिल सकते हैं, वहां पे आपको पुअर क्वालिटी के एनिमल्स भी आपको मिल सकते हैं। और अगली बात, सिर्फ छोटे बच्चे को देख के कि इसका रंग चिट्टा डब्बा है, ये काफी नहीं है कि ये अच्छी जेनेटिक्स का जानवर है। हमने 2012 में इसी फार्म पे एक बुल खरीदा था, सेंचो नाम था। तब सेंचो बहुत टॉप क्वालिटी का बुल माना जाता था। सेंचो का सीमन रखा गया एक वलैती गाय में जो 40 लीटर दूध देती थी। आने वाले जो बच्चे को हम उठा के अपने फार्म पे ले आए। हमने अपने फार्म पे कई सारी जानवरों को ब्रीड करवाया, और ब्रीड करवाने के बाद पता क्या हुआ, बच्चे बड़े खूबसूरत आए, सारे फोटो कॉपियां एक दूसरे की। हम बड़े खुश हो गए कि यार क्या बात है, मुझे लग गई हैं। लेकिन आप यकीन करें, उन बच्चों ने आगे जब बच्चे दिए तो सर जी उन्होंने दूध की परफॉर्मेंस नहीं दी। ये बात जब हुई तो हमें समझ आ गई कि हमको सिर्फ शक्ल सूरत दे के जो है ना फैसले नहीं करने, हमें पीछे रिकॉर्ड पे जाना है। लोग फोटो भेज देते हैं कि आप बताएं। याद रखिएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर में जब हम जाते हैं तो हम फिनोटिपिक ट्रेट्स देखते हैं। फिनोटिपिक ट्रेट्स क्या होते हैं कि जानवर के खद्दो खाल खड़े होने में कैसा है, जानवर आगे लेमनेस का पेशेंट तो नहीं बनेगा, इसकी अडर की कैपेसिटी कैसे होगी, इस जानवर का जो हार्ट गिर्थ है, इसकी एब्डोमिनल डेप्थ है वो कैसी है, इस जानवर की पिन बोन का डिस्टेंस कैसा है। हम जानवर के जाहरी खद्दो खाल के ऊपर ही जाके उसकी सिलेक्शन करते हैं। ये सिलेक्शन हम साहिवाल के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन क्या साहिवाल फ्रीजन जितना दूध देती है? तो जवाब है नहीं। जेनेटिक्स जो है पीछे उसके इंपॉर्टेंट है। याद रखें, जब हम जेके पे जाते हैं तो अक्सर जानवर जो बच्चा देते हैं, अभी मैंने एक फार्मर को जानवर लेके दिए हैं, सब 30+ जा रहे हैं। तो सिलेक्शन करने वाले को भी मजा आता है कि जब आप अच्छी कैटेगरी का जानवर सिलेक्ट करते हो तो आपको आगे आने वाला जानवर 30+ देता है। अच्छा, अब दूसरी बात जो मैंने सीखी वहां जाके, एक भाई मुझे मिले जो वनडे का काम भी कर रहे हैं, जो मिनरल्स का काम भी कर रहे हैं, जो टी डिप्स का काम भी कर रहे हैं, मतलब मार्केटिंग भी है और साथ ही साथ जानवरों की सेल एंड परचेज भी है। और इंटरेस्टिंग बात ये देखें कि 1 लीटर दूध फार्म पे पैदा नहीं कर रहे, लेकिन 400 लीटर दूध वो फरोख्त कर रहे हैं। मैं उनसे बहुत इंप्रेस हुआ। मैंने कहा सर आप 1 लीटर पैदा नहीं करते तो 400 लीटर आप कैसे सेल कर रहे हैं? वो कहते हैं जी हमने एक प्लाजा लिया है, उस प्लाजे के नीचे हमारी शॉप है, मैंने 3 राइडर रखे हुए हैं, मैं फलाने फलाने फार्म से दूध उठाता हूँ और आगे मैं अपने कस्टमर्स को बढ़ा रहा हूँ। और उसने कहा जी कि जिस दिन मेरी 1000 लीटर की सेल हो गई तो मैं अपने फार्म पे मौजूद बच्चियां उनमें से कुछ अपने पास रखूंगा जो दूध पे आएंगी और मैं उनका दूध भी आगे मार्केट में सेल करूंगा। वो 160-170 में दूध सेल कर रहे हैं। और मैंने उसको ये बताया, मैंने कहा भैया हमारा फार्मर ये कहता है मैंने करोड़ों रुपया लगा के फार्म बनाया, तो क्या मैंने गवाला बनना था, क्या मैंने दोची बनना था? उसने कहा जी यही वजह है कि फार्मर आज तरक्की नहीं कर रहा और यही वजह है कि उसको दूध की प्रॉपर कीमत नहीं मिलती और अल्टीमेटली वो नुकसान में जाता है। तो मैं उनसे बड़ा इंप्रेस हुआ। उस बंदे ने मुझे बात कही, मैंने कहा सर आपका निजाम तो बड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा कि कोरोना के दिनों में तो डेयरी पे बड़ा अरूज था, ये पिछले 1 साल में कीमतें जानवरों की बहुत ऊपर नीचे हो गई। तो उसने कहा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अब उस तरह से जानवरों की सेल परचेज तो नहीं है, लेकिन जो मिडिल मैन है कहता डॉक्टर साहब वो नुकसान नहीं उठाता। उसने जब ये बात मुझे कही ना तो मैंने सोचा ये मैं आप तक ये पहुंचाऊं। तो भैया मिडिल मैन जो है वो अक्सर नुकसान नहीं उठाता। आपको चाहिए, इस पूरी जो मैंने आज 10 से 11 मिनट की आपसे बात की है, इसमें कुछ लेसन है। लेसन नंबर 1, हमेशा उस फार्म से जानवर लें जहां पे जानवरों को फीड का झटका ना हो। नंबर 2, जेनेटिक्स के बारे में श्योर करना चाहते हैं तो किसी ऐसे फार्म से जानवर लें जिनका सिर्फ अपने फार्म का जानवर जो सेल करते हैं। अगर आप सेल एंड परचेज वाले फार्म पे जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत तजर्बा रिक्वायर्ड है ये जानने के लिए कि ये जानवर जो आप अपने घर पे लेके जा रहे हो ये जाके क्या करने वाला है, इसमें ठीक ठाक तजर्बा चाहिए। नंबर 3, आपको अपना दूध बेचना है। ये फार्मर एक गाय भी दूध पे नहीं है और 400 लीटर दूध बेच रहा है। ही सेड के मैं महीने का 1.25 से 1.5 लाख रुपया बना लेता हूं दूध बेच के। आप क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं। फिर नंबर 4, मिडिल मैन नुकसान नहीं उठाता। अब आपका फैसला है कि अब आपने मिडिल मैन खुद बनना है या आपने मिडिल मैन को बीच में डाल के अपना प्रॉफिट उससे शेयर करना है।
इस पूरे जो मैंने आपसे 10-11 मिनट की बात की है उसका लुद्दलबाब ये है, फैसला जी आपके हाथ में है। अब आपने फैसला करना है कहाँ कहाँ पे आप जो है मेहनत कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। ले जी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।